तो चलिए स्टूडेंट, लेकर के आया हूँ एक और वीडियो। बट ये वीडियो जो है, आपका जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी, क्लास बनाई थी, वो आपने देखा होगा कि बीच में ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि वो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी किसी टेक्निकल इशू के कारण। तो वो जो थी, जितनी रिकॉर्ड हुई वो मैंने आपके चैनल पे अपलोड करी। अब उसका एक टॉपिक जो है वो रह गया था। जो टॉपिक था वो आपका था स्टोमेटा। तो उस बचे हुए टॉपिक को मैं इस क्लास में कवर करवा रहा हूँ। इसके बाद में जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी पार्ट 3 की। ठीक है, ये पार्ट 2 का ही बचा हुआ एक टॉपिक है, तो इसको मैं अलग से कहीं और नहीं बना रहा हूँ, इसी के अंदर आपको कवर करवा रहा हूँ। तो देखिए, अब हम बात करेंगे स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा के पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिलवाना चाहूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो हम जो है लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझा था और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा था। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमने दो पार्ट देखे इंटरनल स्ट्रक्चर में। एक को हमने बोला अपर एपिडर्मिस, यानी कि लीफ का ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे बोला हमने अपर एपिडर्मिस, और एक को हमने बोला है लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस क्या होगा? लीफ के नीचे वाला जो पार्ट होगा उसे हमने बोला लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस तक हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक किया है, वहाँ से जाकर के आप उस बची हुई क्लास को देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं कि स्टोमेटा क्या है। तो स्टोमेटा जो है ये आपका जनरली फाउंड होते हैं आपके लोअर एपिडर्मिस पे, और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये टाइनी पोर्स होते हैं जो आपके कहाँ होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं प्रेजेंट। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि प्लांट के लिए ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं वो यहाँ से आप नोट करोगे कि पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, और जो दूसरा फंक्शन है वो कहा जाता है आपका ट्रांसपिरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोमेटा है वो ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज करवाने के लिए प्लांट में रेस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज का यहाँ पर क्या मतलब है और ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको अगर मैं बताना चाहूँ, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर पूरे फोटोसिंथेसिस में, ये आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पूरी आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखी हुई है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी दो गैस आपको दिखाई देती है, कौन कौन सी दो गैस आपको दिखाई देती, तो आप शायद आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। एक गैस तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी है आपका ऑक्सीजन गैस। आई थिंक कि आप सब समझ रहे हो क्वेश्चन को। मैंने आपसे पूछा कि पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देख करके बताओ कि इस पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको कौन कौन सी दो गैस दिखाई दे रही है। तो आपका आंसर आएगा सर CO2 दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट इनटेक करता है, यानी कि ये प्लांट के अंदर की तरफ ली जाती है, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा एनवायरनमेंट से। जबकि ऑक्सीजन जो है ये है आपका एक प्लांट वेस्ट। ऑक्सीजन क्या है? एक ये आपका प्लांट वेस्ट होता है। तो जो प्लांट वेस्ट होगा उसे क्या करेगा? प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है इसको प्लांट अपने अंदर से बाहर निकालता है एनवायरनमेंट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट से प्लांट के अंदर आना और ऑक्सीजन का प्लांट के अंदर से एनवायरनमेंट में जाना, इस जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा आपका गैसियस एक्सचेंज। समझना इसको बोला जाता है बेटा आपका गैसियस एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली हो रही है, अदला बदली हो रही है। और किसकी अदला बदली हो रही है? गैस की अदला बदली हो रही है। और कौन कौन सी दो गैस आपस में अदला बदली कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंजिंग होती है, ये काम जो है वो आपका होता है स्टोमेटा का, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर क्यों करना है गैस को एक्सचेंज? तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा थोड़ा, कि अगर आप गैसियस एक्सचेंज नहीं करोगे तो प्लांट CO2 अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और अगर प्लांट CO2 अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फोटोसिंथेसिस वो कैसे करेगा? और अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, और अगर प्लांट फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? वो तो मर जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, और फोटोसिंथेसिस के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आपके प्लांट को चाहिए तो प्लांट को क्या करना पड़ेगा? गैसियस एक्सचेंज करना पड़ेगा। और अगर प्लांट को गैसियस एक्सचेंज करना है तो अल्टीमेटली किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हमें स्टोमेटा की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए स्टोमेटा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको समझ में आया
कि गैसियस एक्सचेंज जो है इसका मतलब क्या है। अब सेकंड जो वर्ड आपका लिखा हुआ है ट्रांसपीरेशन, इसका थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत इन डेप्थ आपको इस टॉपिक को बताऊंगा, जिसके बाद आपको इस टॉपिक को दोबारा से समझने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ट्रांसपीरेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है, उसको समझाने से पहले एक छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। जो हमारा रूट सिस्टम होता है प्लांट का, प्लांट के अंदर दो सिस्टम होते हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको पता है। देखो ये आपकी सोइल की मैंने लेयर बनाई है। सोइल के अंदर जो प्लांट है, मान लो यहाँ पर एक प्लांट बना रहा हूँ मैं रफली, कि ये जो प्लांट है ये आपके लीफ बना देते हैं, स्टेम बना देते हैं प्लांट का। यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर कोई फ्रूट लग रहा है। ऐसे करके हमने एक रफ प्लांट बना लिया। और प्लांट जो होगा, जाहिर सी बात है, स्टेम के नीचे इसका रूट होगी, तो ये है आपके प्लांट की रूट। अब मेजरली प्लांट के अंदर दो सिस्टम वर्क करते हैं। ये पूरा के पूरा है आपका शूट सिस्टम, और ये जो नीचे जो होता है सोइल के, इस पूरे को हम बोलते हैं आपका रूट सिस्टम। और ये जो मैं अब जो बातें बता रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है, ये हमने 6th 7th क्लास में पढ़ी है न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर। तो प्लांट के हम मेजरली दो सिस्टम देखते हैं, एक है आपका शूट सिस्टम और एक है आपका रूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, जो शूट सिस्टम होता है वो ज़मीन के बाहर होता है, जो हमें दिखाई देता है वो। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में ये जो आपका रूट सिस्टम है, इस रूट सिस्टम को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए माना जाता है रेस्पॉन्सिबल? आपका वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर हम लिखते हैं वो पानी मिलता कहाँ है, मिलता कैसे है प्लांट को? वाया रूट सिस्टम मिलता है। रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो पानी सक करती है, यानी कि वो पानी को एब्जॉर्ब करती है सोइल से, और फिर वो इस पानी को पूरे प्लांट के अंदर ऊपर की तरफ जो है वो भेजती है। क्लास 9th में याद आ रहा होगा तो कमेंट करना, मैंने एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्लास 9th में वो उस टिश्यू का आपको नाम बताना है जो प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। फिर से सुनना, क्वेश्चन क्या है, आपको आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा रूट, तो इस रूट में जो पानी है उसको पूरे को प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है उस टिश्यू का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि रूट सिस्टम जो होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और टिश्यू की हेल्प से उस पानी को, उस वाटर को पूरे प्लांट में ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। अब देखिए छोटे प्लांट में क्या होता है, जो हाइट में जो कम होते हैं, मतलब जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो कि आपके क्रीपर्स हैं, आपके जो ग्रास है वो सब हैं, उनके अंदर रूट सिस्टम इतना केपेबल होता है कि वो अपने हाईएस्ट पार्ट तक उस पानी को पहुंचा देता है। बट अगर प्लांट बहुत बड़ा है, यानी कि अगर हम किसी बड़े पेड़ की बात करें, तो यहाँ पर एक मैं डायग्राम बनाना चाहूँगा क्योंकि डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि मान लो इस बार हमारे पास में क्या है, एक बड़े पेड़ की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका नीचे पूरा रूट सिस्टम हो गया और यहाँ पर आपके पास में एक बहुत बड़ा ट्री मैंने बना दिया। अब बड़े प्लांट में दिक्कत ये आती है कि जो हमारा रूट सिस्टम होता है वो इतना केपेबल नहीं होता कि पानी को वो एरियल पार्ट्स तक पहुंचा सके। एरियल पार्ट्स बोलने का मेरा मतलब है ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होते हैं प्लांट के, इस टॉप मोस्ट पार्ट तक पानी को वो पहुंचा सके। ऐसा इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा हम हाइट पर जाते जाते हैं ग्रेविटेशनल पुल लगता है वाटर पे, तो वो जो है पानी इतना ऊपर तक पहुंचाया नहीं जा सकता। रूट सिस्टम इतना केपेबल नहीं है, उसके पास में इतनी पावर नहीं है कि वो इतने हाइट तक पानी को ऊपर पहुंचा दे। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट को तो पानी ऊपर तक चाहिए क्योंकि लीव्स तो ऊपर हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो उस पानी को नीचे से ऊपर तक बुलाने के लिए प्लांट खुद से एक फोर्स जनरेट करता है और उस फोर्स को कहा जाता है आपका सेक्शन फोर्स। क्या कहा जाता है? आपका सेक्शन फोर्स कहा जाता है। अब इस फोर्स के अंदर क्या होता है, प्लांट हेल्प लेता है आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस की। किसकी हेल्प लेता है? आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस की। बेटा ये नाम भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज़न का मतलब होता है जब कोई भी मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से, जब कोई भी मटेरियल हाई कंसंट्रेशन रीजन से एक लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है। ठीक है, और इस मूवमेंट को बोला जाता है आपका डिफ्यूज़न। फिर से सुनना, याद दिलवा रहा हूँ मैं आपको, डिफ्यूज़न क्या पढ़ा था हमने? जब कोई भी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करता है वाया डिफ्यूज़न। ठीक है, ये एक आपका बेसिक रूल है नेचर का कि अगर आपने कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट कर रखा है दो रीजन्स के बीच में, तो कोई मटेरियल जो होगा वो हाई कंसंट्रेशन से अपने आप लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करने लगेगा।
प्लांट इसी चीज़ की हेल्प लेता है पानी को नीचे से ऊपर बुलाने के लिए। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, मान लो कि प्लांट के अंदर इस टाइम पर ऊपर से नीचे तक पानी डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, पूरे के अंदर कंसंट्रेशन बराबर है। अब जो है प्लांट क्या करेगा, प्लांट यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करेगा। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करने के लिए प्लांट क्या करता है, अपना जो एरियल पार्ट होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर ही ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा एरियल पार्ट, ठीक है। तो जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ से वाटर को वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। सुनना इसको पूरी को ढंग से, मैंने क्या बोला कि प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर को वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, प्लांट के थ्रू। ये प्लांट खुद से करता है काम, कोई बाहर से नहीं आता। प्लांट क्या करता है, एरियल पार्ट से वाटर को वेपर की फॉर्म में, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में नहीं निकालता, वेपर की फॉर्म में उस पानी को वो बाहर निकाल देता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो प्लांट का एरियल पार्ट होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा प्लांट का, यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि अंदर जो पानी था उसको प्लांट ने बाहर निकाल दिया एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। जबकि जो ये आपका स्टेम वाला जो रीजन है, यहाँ पर अभी भी पानी जो है वो हाई कंसंट्रेशन में है। अब आप देखोगे कि स्टेम के अंदर तो है आपका हाई कंसंट्रेशन रीजन वाटर का, और जो ऊपर वाला रीजन था यहाँ पर क्या हो गया है, आपका एक लो कंसंट्रेशन रीजन क्रिएट हो गया है। स्टेम में हाई कंसंट्रेशन रीजन है वाटर का, जबकि ऊपर जो है वो लो कंसंट्रेशन रीजन क्रिएट हो गया है। तो ऐसा करके प्लांट ने एक कंसंट्रेशन डिफरेंस अपने अंदर बना लिया, और जैसे ही ये कंसंट्रेशन डिफरेंस सेटअप होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस स्टार्ट होगी, और जो पानी स्टेम में होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। तो ये जो है इस तरीके से प्लांट जो नीचे जो पानी अवेलेबल होता है उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुल करता है वाया डिफ्यूज़न प्रोसेस। अब इस पूरी स्टोरी में जहाँ पर मैं आपको ये बात समझा रहा था कि जो प्लांट होगा वो वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ये जो पानी बाहर निकलता है वेपर की फॉर्म में, इस पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस को बेटा बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है आपका, ट्रांसपीरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस, सुनना है केवल आपको, कहीं मैंने लिखी नहीं है नोट्स के अंदर। ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है आपका, ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन प्लांट क्यों करता है, इसका भी मैंने पूरा अच्छे से आपको मतलब समझाया, क्योंकि प्लांट को क्या करना है, प्लांट को पानी को नीचे से ऊपर की तरफ बुलाना है। और प्लांट के पास में ऐसा कोई भी वाटर पंप नहीं है कि उसने बटन चालू किया और मोटर चली और पानी जो है वो ऊपर चला गया। ऐसी कोई मोटर तो प्लांट के अंदर है नहीं। प्लांट को क्या करना पड़ेगा, प्लांट को खुद से ही उस पानी को पुल करना पड़ेगा। तो उस पानी को पुल करने के लिए प्लांट क्या करता है, ट्रांसपीरेशन करता है। ट्रांसपीरेशन से जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस बनाएगा। कंसंट्रेशन डिफरेंस बनाने के कारण आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा, और डिफ्यूज़न प्रोसेस के अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी जो है वो मूव करेगा, और पानी जो है वो रूट से ऊपर तक वो पहुंच पाएगा। और जब पानी ऊपर पहुंचेगा तो लीफ को पानी मिलेगा, और लीफ आपका फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ जो मैंने कहानी अभी आपको समझाई ट्रांसपीरेशन के लिए, वो सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। और अब आप देखोगे कि ये जो ट्रांसपीरेशन से वेपर की फॉर्म में पानी बाहर निकला है ना, वेपर की फॉर्म में जो पानी बाहर निकला है, ये पानी भी स्टोमेटा की हेल्प से ही बाहर निकाला जाता है, ध्यान रखना। तो यही बात मैं आपको स्टोमेटा की डेफिनेशन में भी बता रहा था कि स्टोमेटा प्लांट के लिए दो इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक है आपका गैसियस एक्सचेंज, जिसमें CO2 एंड O2 जो है वो आपका स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाएगी, अंदर आएगी, और आपका जो ट्रांसपीरेशन है उसके अंदर आपका जो पानी होगा वो वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा से ही बाहर निकाला जाएगा। समझ में आए दोनों वर्ड। तो ये था आपका पूरा की पूरा स्टोमेटा। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं कि स्टोमेटा की शक्ल कैसी है। तो ये जो है ये इमेज मैंने ली है अपनी NCERT की बुक से। यहाँ पर दो इमेज आपको दिख रही है, एक तो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, एक है आपका
राइट हैंड साइड में। जो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बना रखी है वो बेटा आपका बना रखी है ओपन स्टोमेटा की। अभी मैं मतलब समझाऊंगा ओपन स्टोमेटा का। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाया है ओपन स्टोमेटा को और राइट हैंड साइड में आपको दिखा रखा है बेटा आपका क्लोज्ड स्टोमेटा को। अब ओपन और क्लोज का क्या मतलब है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देखो कि एक जो आपका गार्ड सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गार्ड सेल। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि स्टोमेटा जो होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब ये जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, वो हमेशा ओपन नहीं रहते लीफ में, ये हमेशा ओपन नहीं रहते। ये होल्स बंद हो जाते हैं जब प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होती, और प्लांट जब चाहे इन होल्स को ओपन कर सकता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि ये जो छोटे छोटे होल्स हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजनिंग ये आपका डिपेंड करेगी प्लांट के ऊपर। अब इनको ओपन और क्लोज करने के लिए इन स्टोमेटा के ऊपर छोटे छोटे दरवाजे बने होते हैं, यानी कि डोर्स बने होते हैं। उन डोर्स को ही क्या बोला जाता है? आपका गार्ड सेल बोला जाता है। फिर से समझना कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए छोटे छोटे डोर्स बने होते हैं, और उन डोर्स को क्या कहा जाता है? आपका गार्ड सेल कहा जाता है। जिस तरीके से दरवाज़ा अगर बंद हो जाए तो कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक इसी तरीके से गार्ड सेल वर्क परफॉर्म करते हैं। अगर गार्ड सेल क्लोज होंगे तो कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जैसा आप इस डायग्राम में देखोगे कि यहाँ पर क्या है, आपका गार्ड सेल अभी क्लोज है, तो क्लोज होने से गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी। अगर प्लांट को गैसियस एक्सचेंज करनी होगी तो वो क्या करेगा? डोर्स को ओपन कर देगा और गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस हो जाएगी। अब समझते हैं कि ये डोर ओपन और क्लोज कैसे होगा, गार्ड सेल जो है वो ओपन और क्लोज कैसे होंगे। तो यहाँ पर अगेन जो है काम करता है आपका वाटर का कंसंट्रेशन। देखिए, जैसे मान लो कि प्लांट ने डिसाइड किया कि हमें फोटोसिंथेसिस करनी है, तो फोटोसिंथेसिस करनी तो उसने डिसाइड किया कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर लेने के लिए उसको इस स्टोमेटा को ओपन करना पड़ेगा। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट ये जो गार्ड सेल होते हैं ये एक टाइप के बेटा सेल ही हैं, ठीक है ना, ये सेल ही होते हैं। जैसे प्लांट में सेल होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं, उनमें से एक सेल है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में क्या करता है? प्लांट जो है वो वाटर इनटेक करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। किस में अब्जॉर्ब करेगा? वो गार्ड सेल में अब्जॉर्ब करेगा, बाहर से पानी को अंदर की तरफ लेगा। सेल के हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें काफ़ी सारे मटेरियल एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही सेल क्या करेगा? वाटर को बाहर से, प्लांट की बॉडी से, बाहर से नहीं मतलब प्लांट की बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा। और जब सेल के अंदर पानी भरेगा तो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। और सेल के स्वेल होने से क्या होगा? इसके दोनों गार्ड सेल के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एक गैप है। और ये गैप क्यों हुआ है? क्योंकि जो गार्ड सेल थे वो अब स्वेल हो चुके हैं। स्वेल का मतलब होता है सूजना, यानी फूलना, कि फूल जाएंगे, फूलेंगे तो इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये जो स्पेस बना है, यही बेटा होता है आपका वो ओपनिंग जिसके हेल्प से प्लांट आपका गैसियस एक्सचेंज कर पाएगा। तो ये जो ओपन स्पेस है, इस जगह से आपका प्लांट जो है वो उस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर लेगा, और जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उसी ऑक्सीजन को इसी गैप से वो बाहर निकालेगा। इस गैप को साइंटिफिकली बोला जाता है आपका स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। अब मान लो कि प्लांट ने सफिशिएंट गैस को एक्सचेंज कर लिया, यानी कि जितना उसने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी थी बाहर से अंदर ले ली, और जितना उसने ऑक्सीजन या ट्रांसपिरेशन करना था वो सारा कर चुके हैं। अब ज़रूरत है कि गार्ड सेल को क्लोज़ किया जाए। तो गार्ड सेल को क्लोज़ करने के लिए क्या होगा कि जो पानी इस सेल में हमने भरा था उस पानी को सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब ये सेल, यानी कि जब गार्ड सेल से वाटर को बाहर निकाला जाएगा तो ये सेल बेटा आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके श्रिंक हो जाएंगे। तो श्रिंक होना मतलब सिकुड़ जाएंगे, और जब ये सिकुड़ जाएंगे तो इनके बीच में जो गैप था वो गैप बेटा आपका गायब हो जाएगा। और जब ये गैप ही नहीं रहेगा तो फिर कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो गार्ड सेल है वो श्रिंक कंडीशन में है, और इस वाले ए डायग्राम के अंदर आपका गार्ड सेल स्वेल कंडीशन में। तो ये दो नाम आप याद रखोगे। गार्ड सेल के अंदर स्वेल होता है, जो वो श्रिंक हो जाता है, स्वेल हो जाता है, जिसके कारण आपका जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज हो पाता है। जब ओपन होगा तो स्टोमेटल पोर क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण एक्सचेंज होगा, और जब ये क्लोज होगा तो स्टोमेटल पोर जो है वो गायब हो जाएगा, यानी कि गैप खत्म हो जाएगा, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा।
एक और नाम यहाँ पर आप देख रहे हो जिस पे लिखा हुआ है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ये जितने भी आपके डायग्राम में ग्रीन कलर के डॉट्स बना रखे हैं ये सारे आपके दिखाए हुए हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट वो जगह है लीफ के अंदर जहाँ पर आपका क्लोरोफिल जो है वो भरा रहता है। क्या भरा रहता है? आपका क्लोरोफिल जो है वो भरा रहता है। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे डिटेल में तो उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि क्लोरोफिल का रोल क्या होता है। जिस बच्चे ने वो देखी है कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि क्लोरोफिल का हमने क्या रोल पढ़ा था। अभी तक मल्टीपल टाइम्स यानी कि 6th में 7th में 8th में कई बार हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी पर कहीं पर भी हमें क्लोरोफिल का मतलब नहीं बताया गया। पर 10th में हमें क्लोरोफिल का फंक्शन बताया गया है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो एक बार जा कर के देखना लास्ट क्लास, उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये बता रखा है। तो यहाँ पर मैं समझा रहा था कि ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें आपका क्लोरोफिल भरा रहता है जो आपका फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो ये जो 3 नाम थे, पहला नाम था आपका 3 ही नाम दे रखे हैं यहाँ पर आपने। एक तो था आपका गार्ड सेल का मैंने मतलब अभी आपको समझाया। एक था आपका स्टोमेटल पोर, इसका मतलब मैंने आपको समझाया। और एक तीसरा नाम जो कि क्लोरोप्लास्ट था उसका मैंने आपको मतलब समझाया। तो ये था आपका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। अगेन एक बार लास्ट टाइम आपको मैं बता देता हूँ स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि आपका प्लांट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक है आपका गैसियस एक्सचेंज और दूसरा है आपका बेटा ट्रांसपीरेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है और आने वाली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास के जो टॉपिक है आपका, अगला क्लास का टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा आपका हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन।